इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से मैच हरा के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। और पाकिस्तान ये मैच क्यों ना हारती। इंतहाई गंदी कप्तानी, ना प्लेइंग 11 पूरी, प्लेइंग 11 में बॉलर ही शॉर्ट पड़ गए पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉलिंग किससे करवानी है। छक्का लग रहा है, बाउंड्रियां लग रही हैं, डबल हो रही हैं, आगा जी मुंह ऐसे पकड़ के खड़े हुए हैं कि अब मैं यहां करूं क्या, हाथ पैर फूले हुए हैं। आगा जी के बारे में मैं तो एक बात बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि आगा जी जो है वो T20 के प्लेयर तो कम से कम नहीं है, और आज उन्होंने दिखा दिया कि वो कप्तान भी नहीं है। और जब माइक हेसन को लाया गया था ना कोचिंग के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मर्जी का कप्तान चुना था जो जी जी करे, यानी कि सलमान अली आगा। तो सलमान अली आगा इस तरह से T20 टीम के कप्तान बने थे, वरना तो दूर दूर से कहीं नजर ही नहीं आ रहा था कि सलमान अली आगा जो है वो T20 की टीम में ना सिर्फ आएंगे बल्कि कप्तान बन जाएंगे। दूर दूर से कहीं नहीं नजर आ रहा था। आज मैच की अगर बात करें तो इंतहाई गंदी किस्म की कप्तानी की सलमान अली आगा ने। साहिबजादा फरहान ने बहुत ही स्लो 50 किया, 37 बॉल्स के ऊपर 50 किया। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी बाबर आजम और साहिबजादा फरहान के दरमियान, वहां पे पाकिस्तान जो है वो कम से कम 20 से 25 रन शॉर्ट हो गया था। 44 बॉल्स के ऊपर 46 रन की पार्टनरशिप लगी है साहिबजादा फरहान और बाबर आजम के दरमियान मिडिल ऑर्डर्स में, जहां कंसोलिडेट करना होता है, 8-8 9-9 रन पर ओवर लगाने होते हैं, वहां पे सिर्फ साहिबजादा फरहान और बाबर आजम ने मिलकर 46 रन जोड़े 44 बॉल्स पे, और यहां पे पाकिस्तान जो है वो 20 रन पीछे रह गया था। आज की वीडियो में हम ना जरा थोड़ी तफसील से बात करेंगे, जिसमें हमारे पास साइम अयूब आते हैं, फिर सलमान अली आगा आते हैं, बाबर आजम के बारे में बात करेंगे, शादाब खान के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ जो इंग्लैंड की बैटिंग अप्रोच रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइम अयूब के बारे में। साइम अयूब ने जो है आज भी कुछ ज्यादा नहीं किया। साइम अयूब जो है वो 7 गेंदों के ऊपर 7 रन करके एक बोंडा गंदे किस्म का शॉट मार के आउट हो गए। कोई ना सर था उस शॉट का, ना कोई पैर था। और जब जोफ्रा आर्चर ने अपना दूसरा बॉल साइम अयूब को किया ना, तो वहीं पे पता लग गया था कि कौन कितना दूध में और कितना पानी में। साइम अयूब ने सिर्फ बल्ला से फेंका था, और शुक्र है उस टाइम पे एज नहीं हुआ, वरना वहां ज्यादा गंदा एक्सपोज हो जाते कि ये किस तरह का बेहुदा किस्म का शॉट मार के साइम अयूब जाने लगे हैं। लेकिन फिर वो भी तो भाई 145 147 किलोमीटर के ऊपर जो है वो बॉल कर रहा है, और बाहर ऑफ वाले बॉल को जिसको कट मारना था उसको साइम अयूब साहब पुल मारने चले गए कि मैं पुल मारूंगा। साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर मुझे लग रहा है ना जिसको ऑफ साइड पे नहीं खेलना आता। बस साइम अयूब से आप नो लुक शॉट करवा लो, वो आपको मार देगा बस। उसके अलावा आप भूल जाओ कि साइम अयूब कोई दूसरी शॉट मार के देगा। आज साइम अयूब के 67 मैचेस हो चुके हैं, और साइम अयूब जो है अभी तक पाकिस्तान के लिए कोई विनिंग नॉक नहीं खेल सके। कोई ऐसी बारी साइम अयूब ने नहीं खेली अभी तक जिसमें लगा हो कि हाँ भाई ये एक मैच विनिंग नॉक है साइम अयूब की। सिर्फ अगर याद किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी ना, जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेली, जिसमें साइम अयूब ने 98 रन किए थे, बस वो एक दो इनिंग्स थी कि साइम अयूब ने उसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद साइम अयूब अभी तक कुछ भी करने में कामयाब नहीं हुए, और बेकार 67 मैचेस हो चुके हैं, और सिर्फ 21 की एवरेज है साइम अयूब की, और साइम अयूब जो है वो टीम से बाहर नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, आज जो है पाकिस्तान को प्रॉपर बॉलर्स की जरूरत थी, प्रॉपर बैट्समैन की जरूरत थी। माइक हेसन को पता नहीं ऐसा क्या भरोसा है ऑलराउंडर्स के ऊपर कि वो टीम के अंदर ऑलराउंडर्स पे ऑलराउंडर ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर जो है वो भरी जा रहे हैं। साइम अयूब एक ऑलराउंडर, नवाज 2 ऑलराउंडर, शादाब खान 3 ऑलराउंडर, सलमान अली आगा भी एज ए ऑलराउंडर ही हैं, आप समझ लो गंद करने में। उसके बाद जो है फिर आपके पास फहीम अशरफ आ जाते हैं। तो 4 किस्म के जो है हमारे पास ऑलराउंडर खेल रहे हैं एक टाइम पे टीम के अंदर।
जब 4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं तो बैटिंग कहां से पूरी करनी है और बॉलिंग कहां से पूरी करनी है, यही नहीं समझ आता। फिर आज इब्रार अहमद की अशद जरूरत जो थी ना, या आप कह लो कि इब्रार अहमद की बेहतरीन किस्म की ना कमी महसूस हुई है पाकिस्तान की टीम को और हम सबको भी, क्योंकि पाकिस्तान के जो है एज यूजुअल बॉलर शॉट हो गए थे। समझ ही नहीं आया था सलमान अली आगा को कि बॉलिंग किससे करवानी है। माइक एसन को पता नहीं कौन सा ऐसा यकीन है साइम अयूब के ऊपर कि साइम अयूब ने 67 मैचेस से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें हम इब्रार अहमद को, तो इब्रार अहमद ने 37 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 6.7 की इकोनॉमी है, बॉलिंग इकोनॉमी। और मैं इसके अंदर गारंटी से कह सकता हूं कि 25 से 26 मैचेस ऐसे होंगे जिसमें इब्रार अहमद की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन उसके बाद भी माइक एसन को जो है या सलमान अली आगा को जो है वो इब्रार अहमद के ऊपर यकीन नहीं है। यकीन है तो साइम अयूब के ऊपर है, जिसने 67 मैचेस खेल दिए हैं और अभी तक कुछ करने में कामयाब नहीं हुए। सिर्फ मेरे ख्याल में 650 है साइम अयूब के, लेकिन उसके बाद भी खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं जी यंगस्टर है। और जी बाबर आजम को ना तकरीबन अब 11वां साल शुरू हो गया कि वो T20 फॉर्मेट खेल रहा है। उसके अभी 140 मैचेस हुए हैं सिर्फ 11 सालों में, और इसके जो है वो 2 सालों में 67 मैचेस हो गए हैं। तो इतने ज्यादा चांसेस मुझे नहीं लगता कि किसी और प्लेयर को आज तक दिए गए होंगे जितने ज्यादा मौके जो है वो साइम अयूब को दिए हैं। और साइम अयूब टोटली फ्लॉप हुए हैं कुछ परफॉर्म करने में। उसके बाद अगर हम सलमान अली आगा साहब की बात कर ले, मेरे कप्तान की, तो मेरे कप्तान ने जो है आज 6 बॉलों के ऊपर 5 रन की बेहतरीन वर्ल्ड क्लास किस्म की इनिंग खेली है। और एक दफा फिर से जो है ना वो मायूस ही किया है एज यूजुअल। और वो वन डाउन ही आऊंगा जी, मैं वर्ल्ड कप में मैं जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ वन डाउन के ऊपर बारी करने में। तो मैं जो हूं वो वन डाउन ही बारी करूंगा। कद्दू कर रहे हो भाई आप ये। पहले मैच के अंदर भी कुछ नहीं किया, दूसरे मैच में भी कुछ नहीं किया, तीसरे में भी कुछ नहीं किया, चौथे में भी कुछ नहीं किया, ये 5वां मैच आ गया इसमें भी कुछ नहीं किया। एक तो आप T20 के प्लेयर हो नहीं, दूसरे फिर आप लोगों की भी जगह खा रहे हो। पहले आपने जो है वो हसन नवाज की जगह खाई, फिर अब जो है आप बाबर आजम की जगह के ऊपर खेल रहे हो। और ठीक है बाबर आजम की फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन बाबर आजम इतना भी बुरा नहीं है कि वो जो है वो 5-5 6-6 रन करके मेन जगह के ऊपर जो बैकबोन T20 के अंदर वन डाउन प्लेयर बैकबोन होता है। और हमारी बैकबोन ही लूली लंगड़ी है, पहले से कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ आ रही है हाजिर लगवा रही है पिच के ऊपर कि हाँ वन डाउन भी होता है, बस हो गया मेरा, अब मैं वापस जा रहा हूं। तो सलमान अली आगा कुछ इस तरह कर रहे हैं। और मुझे अब ना यकीन हो गया है कि सलमान अली आगा जो है ना वो इस वर्ल्ड कप के बाद तो कम से कम अब हमें ना टीम के अंदर नजर नहीं आने वाले, क्योंकि 2 इवेंट्स हो गए। पहले जो है वो एशिया कप भी हमें इसी तरह सलमान अली आगा ने हरवाया कि उसमें भी कुछ परफॉर्म नहीं किया, और अब जो है ये T20 वर्ल्ड कप आ गया, इसके अंदर भी जो है वो सलमान अली आगा बिल्कुल फ्लॉप। 1% भी सलमान अली आगा की कंट्रीब्यूशन नहीं है पाकिस्तान को कोई भी मैच जितवाने में। और पाकिस्तान ने वैसे भी छोटी छोटी टीमों के खिलाफ मैच जीते हैं। आप देखो पाकिस्तान के सिर्फ 2 बड़े मैचेस हुए पूरे, एक उनका हुआ इंडिया के साथ, वन साइडेड इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को पेला। आज जो है ये दूसरा पूरा मैच हुआ है एक फुल साइड के साथ कि हाँ भाई तगड़ी साइड है, पाकिस्तान ने फिर यहां पे पोटी कर दी। मतलब आखिरी आखिरी 2 ओवरों के अंदर जाकर नवाज ने आउट कर दिया, तो लोग कह रहे भाई मुझे उम्मीद आ गई कि यहां से मैच जीत जाएंगे। हर दफा मिरेकल नहीं होते, और वो लग गया वहां पे मोहम्मद नवाज कावर के वो 2 आउट कर गया, वरना गंदी बॉलिंग वो भी कर रहा था, गंदी बॉलिंग की है उसने भी। उसका विकेट, उसका बॉल ही नहीं गिर रहा था जगह के ऊपर, इतना निकल निकल के हैरी ब्रूक्स ने उसे छक्के मारे हैं। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन सलमान अली आगा की मुझे T20 के अंदर समझ नहीं आ रही। इस वक्त जो है ना बहुत सारे प्लेयर्स की जगह खा रहे हैं। उसके बाद बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम एज यूजुअल स्टार्ट काफी अच्छा था, जोफ्रा आर्चर को 2 चौके बैक टू बैक मारे। मैंने कहा कि आज जो है वो बाबर आजम स्कोर करेगा, और मैं बस जब बाबर आजम ने 2 चौके मारे ना, मैं बस दुआ कर रहा था कि अल्लाह बाबर आजम से स्कोर करवा दे, अल्लाह बाबर आजम से आज स्कोर करवा दे, बाबर आजम आज स्कोर कर जाए। बाबर आजम फिर वही अपनी एज यूजुअल सिंगल डबल डॉट, और
2022 वर्ल्ड कप में मैंने बाबर आजम को पहली दफा देखा कि बाबर आजम से जो है वो आदिल रशीद की गुगली जज नहीं हुई थी फाइनल के अंदर, जहां बाबर आजम वो गंदा सा शॉट मार के कट मारने के चक्करों में आउट होकर चले गए थे। आज फिर सेम बाबर आजम से जो है वो आदिल रशीद की गुगली नहीं रीड हुई। मतलब प्रोग्रेस कहां पे है? प्रोग्रेस तो चाहिए ना, इंटेंट 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 ठीक है भाई, प्रोग्रेस तो लेके आओ प्लेयर के अंदर, उसकी गलतियां तो पहले सही कर दो। उसकी गलतियां ठीक हो नहीं रही, उसको जो है वो तुम कह रहे हो कि जी पहली बॉल से जाके छक्का मारो, वो क्या मारेगा, कहां मारेगा वो छक्का? नहीं मारेगा भाई वो कभी भी। उसके बाद बस मैं बाबर आजम से इतना ही कहूंगा कि बाबर आजम जो है ना, मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं। ये मेरा मोबाइल है, इसके होम स्क्रीन के ऊपर भी और इसकी लॉक स्क्रीन के ऊपर भी बाबर आजम की तस्वीर लगी हुई है। ये साइड पे लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। इतना बड़ा है बाबर आजम का फैन हूं। लेकिन उसके बाद मैं बाबर आजम को यही मशवरा दूंगा कि बाबर आजम जो है ना, वो ये वर्ल्ड कप खेले, साइड पे हो जाए, 1 साल के लिए ना क्रिकेट से ही गायब हो जाए, प्रैक्टिस करे, दिल लगा के मेहनत करे, डोमेस्टिक खेले, वहां जाके थोड़ा सा अपना बल्ला सीधा करे, फिर वापस टीम के अंदर आए, नजर आएगा कि हाँ भाई स्कोर हो रहे हैं, कुछ एफर्ट डल रही है। लेकिन नहीं भाई, लग ही नहीं रहे स्कोर, हो ही नहीं रहे। मतलब मेंटली तौर के ऊपर ना बाबर आजम डिस्टर्ब हुए हैं इस वक्त, मेंटली फिजिकली हर तरीके से जो है बाबर आजम के फूला हुआ है। बाबर आजम नहीं हो रहा बाबर आजम से कुछ। और बाबर आजम ने ना, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये भी आप ओडीआई आएगा, टेस्ट आएगा ना, आप देखोगे कि बाबर आजम ने ना सिर्फ T20 खेलने के चक्करों में ना अपनी ओडीआई की गेम भी खराब कर ली है और अपनी टेस्ट की गेम भी खराब कर ली, क्योंकि टेक्निक ही सारी चेंज कर दी बाबर आजम ने। तो इस तरह अगर आप देखो तो बाबर आजम ने T20 खेलने के चक्कर में अपनी ओडीआई की भी और टेस्ट की भी गेम खराब कर दी, और बाबर आजम को ये T20 बहुत महंगा पड़ने वाला है आगे भी। उसके बाद अगर हम बात करें फिर फखर जमान की, फखर जमान आज थोड़े से आदिल रशीद का एक ओवर उन्होंने बीट किया, लेकिन उसके बाद भी काफी अच्छा एंड दे गए और एक काफी अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। 40-45 रन की पार्टनरशिप लग गई थी फखर जमान और साहिबजादा फरहान के दरमियान। तो पाकिस्तान एक अच्छा टोटल करने में, मतलब 20 रन शॉर्ट है, लेकिन उसके बाद भी ये देखो, अगर यहां पे इनके जो 15-16 रन दिए ना इंग्लैंड वालों ने, ये निकाल दो तो पाकिस्तान ने आज भी 135 से 140 वाली गेम ही खेली है। पाकिस्तान ये 164 कर गया साहिबजादा फरहान और इंग्लैंड की मेहरबानी से कि उन्होंने हमें 15-16 रन एक्स्ट्रा दे दिए, जिसके अंदर 2 चौके जेकोब बैथल ने छोड़े, उसके बाद मिस फील्ड भी की, उसके बाद एक नो बॉल भी हो गई। तो वो सारे मिला के ना हमें कुछ 15-16 रन इंग्लैंड वाले ने खुद दे दिए कि यार ये भी ले लो, तुम्हारे स्कोर थोड़े रह गए हैं। तो उसकी वजह से जो है वो हम 164 रन करने में सिर्फ कामयाब हुए हैं। बॉलिंग की बात करें तो भाई इसके अंदर सबसे पहले दाद देनी पड़ेगी हैरी ब्रूक्स को, जिस तरह बेहतरीन किस्म की उसने 100 किया है। 50 बॉलों के ऊपर उस बंदे ने 100 रन की इनिंग खेली है और 35 रन के ऊपर उनका तीसरा आउट हो गया था। हैरी ब्रूक्स जो है वो ओपन, हैरी ब्रूक्स जो है वो पहले ही ओवर के अंदर गेम में आ गए थे दूसरी बॉल पे, लेकिन उस बंदे का आप इंटेंट चेक करो, वो दूसरी तरफ से विकेट्स गिर रही थी, 35 रन के ऊपर 3 आउट हो चुके थे और उसके बाद भी हैरी ब्रूक्स उतने का नाम नहीं ले रहे थे। हैरी ब्रूक्स ने जो एक माइंड बनाया हुआ था ना, अपना एवरेज सेट की थी कि यार एवरेज हमें जो है रिक्वायर्ड वो 8-8-8-8 की चाहिए। तो आप देखो पावर प्ले भी उन्होंने 8 से खेला है, उन्होंने जो कंसोलिडेट के ओवर हैं वो भी उन्होंने 8 से खेले, और उसके बाद एक्सीलरेट और फिनिश के वो भी जो है उन्होंने 8-8 से खेले हैं, क्योंकि उन्हें पता था, उनका माइंड सेट था ना कि यार हमने जो है वो 8-8 चाहिए। विकेटें गिर रही थी उसके बावजूद भी जो है वो हैरी ब्रूक्स ने ये जो 8 का रिक्वायर्ड रन रेट था इसको 10 पे नहीं जाने दिया, बाउंड्रीज आ रही थी। और उसके बाद जिस तरह बेहतरीन किस्म का इन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स की है, लाजवाब। मतलब इंतहाई घटिया किस्म की कप्तानी हमारे कप्तान सलमान अली आगा की, कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि फील्डर सेट कैसे करने हैं। बड़ी बाउंड्री है, वो नहीं जा रहे छक्का चौका मारने, वो 15 डबल है, सिर्फ 15 जो मैंने गिने हैं। ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं है, क्योंकि 15 तो मैंने गिने हैं ना। ये 15 डबल लिए हैं इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन हमारे आगा जी को शर्म नहीं आई कि यार ये डबल पे डबल लिए जा रहे हैं, डबल पे डबल खाए हुए हैं, वो वाला काम हो रहा है। लेकिन आगा जी बस ऐसे मुंह पकड़ के बैठे हुए हैं कि यार यहाँ अब मैं क्या करूं।
इंतहाई बकवास किस्म की कप्तानी हमारे आगा जी की जानिब से। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो सबसे पहले भाई शहीन शाह अफरीदी के ऊपर मैं थोड़ा सा हैरान था कि शहीन शाह अफरीदी क्यों टीम में वापस आ गए, लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने वाकई ही में बहुत अच्छी बॉलिंग की है और वो बॉलिंग की है जो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। शहीन शाह अफरीदी जो है ना वो पहले आते थे आके आगे फुल लेंथ करते थे कि भाई यॉर्कर से ना इन स्विंग करूंगा वहां से मुझे सीधे डंडे मिलेंगे, लेकिन आज जो है ना वो शहीन शाह अफरीदी ने हार्ड लेंथ को जो है वो शहीन शाह अफरीदी ने हिट किया, जिसकी वजह से आप देखो फिल सॉल्ट वो तैयार खड़ा हुआ था कि मुझे आगे करेगा, मैं इसको आगे से सामने बाहर फेंक दूंगा, लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने वहां पे गुड लेंथ को हिट किया, पहली बॉल के ऊपर ही विकेट मिल गई। उसके बाद जो है वो बटलर को जिस तरह आउट किया, बटलर की बारी बॉल थोड़ा सा गंदा था बाहर मिला, लेकिन बटलर के भी उसी के लिए तैयार थे कि आगे करेगा आगे से मैं मार दूंगा, वहां पे फिर इनसाइड एज हो गया। उसके बाद फिर इसी तरह जेकब बैथल को बहुत प्यारा लेंथ बॉल हिट करके उसे बॉडी की तरफ किया कि भाई बॉडी से तू मुझे मार जहां मार सकता है, सीधा साहिबजादा फरहान के हाथों में। तो बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की है। उसके बाद जिस तरह आखिरी ओवर में रन थोड़े ज्यादा लग गए जब मैच बिल्कुल ही खत्म हो गया था, उसके बाद जिस तरह का यॉर्कर किया, हैरी ब्रूक्स को आउट किया, वाकई ही में बहुत कमाल बॉलिंग की है आज शहीन शाह अफरीदी ने, खुश किया है। और उम्मीद करता हूं कि शहीन शाह अफरीदी अपनी इस बॉलिंग को इसी तरह आगे कैरी करें। यही ना हो कि हम अगले मैच में देखेंगे शहीन शाह जो है वो फिर आगे जो है वो फुल लेंथ कि भाई यहां यॉर्कर से इन स्विंग करूंगा, वो नहीं करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जहां से मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। 8वें ओवर की पहली बॉल के ऊपर जो है वो उस्मान तारिक ने आते ही टॉम बेंटन को आउट कर दिया था और वहां पे पाकिस्तान के हाथ में मैच था। अगर हमारा कप्तान अच्छा फैसला लेता, हमारा कप्तान ही अच्छे फैसले नहीं ले पाया जिसकी वजह से आज हम मैच हारे हैं। हमारे कप्तान ने यह काम किया कि फैसले नहीं अच्छे हुए उनसे आज। 8वें ओवर की पहली बॉल के ऊपर जो है वो उस्मान तारिक ने आते ही टॉम बेंटन को आउट कर दिया और उस ओवर में सिर्फ उस्मान तारिक ने जो है वो 5 रन दिए। उसके बाद फिर शादाब खान आए सिर्फ इसीलिए कि भाई आउट किया हुआ है, यहां पे जो है शादाब अपना अच्छा ओवर निकाल जाएगा, वहां पे शादाब खान को लगे 9 रन। फिर यहां पे जो है वो उस्मान तारिक को लाने के बजाय कि भाई विकेट मिली हुई है, यहां से जो है पाकिस्तान ना गेम अपनी तरफ कैरी करेगा, वहां उन्होंने लगा दिया शाहिम अयूब को। शाहिम अयूब को फिर लगे 10 रन। फिर उसके बाद फिर दोबारा शादाब खान आ गए, फिर शादाब खान को लगे 17 रन और ये जो 36 रन है ना 3 ओवर के, ये मैच को साइड में ले गया था इंग्लैंड की तरफ के। बस अब ये जो है ना ये मैच हो गया इंग्लैंड का। कोई जादू हो सकता है, कोई मिरेकल हो सकता है जो यहां से मैच वापस लेके आएगा, लेकिन बहुत प्यारा खेला हैरी ब्रूक्स ने, बहुत प्यारी शॉट्स लगाई, मतलब चार्ज टोटली अप्रोच बहुत तगड़ी थी, जिस माइंडसेट से आया था उसी के साथ खेलता रहा। और मैच से कुछ देर पहले फैसला हुआ था कि हैरी ब्रूक 1 डाउन जाएंगे, क्योंकि मकुलम ने कह दिया कि पुत्र तू आज जो है ना 1 डाउन जाएगा, तू स्कोर कर जाएगा। वो 1 डाउन आ गया, उसने जो है वो 100 रन की इनिंग खेल दी। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें शादाब खान की, तो शादाब खान का रोल क्या है यहां पे? शादाब खान से बॉल ही नहीं हो रहे, शादाब खान जो है वो नहीं कर पा रहे। देखो पूरी बॉलिंग के अंदर मैं आपको एक फर्क बताऊं, आप आदिल रशीद की बॉल देखो, आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा था 67 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 73 किलोमीटर, बहुत ज्यादा हो जाता है तो 82 चली जाती थी। हमारे पाकिस्तानी स्टार्ट ही 80 प्लस से कर रहे हैं, फिर बेशक वो नवाज हो, फिर बेशक वो साइम अयूब हो, फिर बेशक वो उस्मान तारिक हो, फिर बेशक वो शादाब खान हो, बॉल की पेस ही बहुत ज्यादा। आदिल रशीद तो मौका नहीं ना दे रहे थे। आदिल रशीद कह रहे थे तू मुझे मार सकता है तो मार, मैं तुझे नहीं मारने दूंगा। और पाकिस्तान कहे थे मैं तुझे मारने दूंगा, जानी तू क्यों टेंशन लेता है। आदिल रशीद बॉल करते 67 किलोमीटर ऐसे छोड़ छोड़ के कि तू मुझे मार, यहां पाकिस्तान वाले आके ऐसे जोर जोर से कर रहे हैं यार फ्लैट। वहां पे फिर नवाज की बॉलिंग भी नहीं हुई अच्छी, गिरी नहीं ना जगह पे। शादाब खान जी छक्का लगा तो इधर उधर हो गए, कभी अपने पैरों में मार रहे हैं, कभी उसके पैरों में मार रहे हैं, कभी वाइड कर रहे हैं। तो इस तरह की शादाब खान ने बॉलिंग की और मेरे ख्याल में 3 ओवरों में जो है शादाब खान ने
कोई 31 रन दिए हैं और कोई आउट भी नहीं किया। उसके बाद शाहिन अयूब की बात करें तो शाहिन अयूब ने 2 ओवरों में जो है वो 21 रन दिए। क्या करूं मैं ऐसे नंबर 1 T20 ऑलराउंडर का, जिसने कभी मैच जितवा के नहीं दिया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। क्या करूं मैं ऐसे ऑलराउंडर का, मुझे बताओ। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो बिठा दिया है इब्रार अहमद को भी बाहर। मुझे समझ नहीं आ रही कि माइक हेसन को इब्रार अहमद के ऊपर वो यकीन क्यों नहीं है जो यकीन उन्हें शाहिन अयूब के ऊपर है, कि शाहिन अयूब जिसने 67 मैचेस के अंदर कुछ नहीं करके दिया वो टीम में खेलेगा, लेकिन इब्रार अहमद जिसने 25 मैचों के अंदर ना तकरीबन 37 में से 25 से 26 मैचों के अंदर ना मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी होगी, उसके ऊपर वो यकीन नहीं है माइक हेसन को, जो यकीन शाहिन अयूब के ऊपर है। आई डोंट नो भाई कि ये पाकिस्तान की टीम किस तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद ना शाहिन अयूब को भी रिप्लेस करना चाहिए, सलमान अली आगा को भी रिप्लेस करना चाहिए, बाबर आजम को भी रिप्लेस करो, उसके बाद जो है वो शादाब खान को भी रिप्लेस करो, शहीन शाह अफरीदी को भी कर दो, ठीक है। लेकिन ये चेंजेस होनी चाहिए। थोड़ा इनको डोमेस्टिक में भेजो, वहां पे इनका थोड़ा रगड़ा रुगड़ा लगवाओ, इनके थोड़े बल्ले शल्ले, इनकी थोड़ी लाइन ठीक करवाओ, फिर इन्हें वापस टीम में लेके आओ, ताकि पता लगे यार कि कुछ बेहतरी आई है। मतलब कितने काश और हम लोग देखेंगे। आपको मैं काश का मतलब बताता हूं। काश के ऐसा हो जाता 2009 वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में या 7, जिसके अंदर वो मिसबा ने रैम शॉट मार दिया था इंडिया के खिलाफ। हम कहते हैं यार काश वो शॉट ना मारा होता। उसके बाद आ जाओ, बाकी सब छोड़ दो, उसके बाद आ जाओ सीधा 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में, काश राहत अली ने वो कैच पकड़ लिया होता। फिर आ जाओ 2019 वर्ल्ड कप में, काश पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा खेल गई होती, कुछ ज्यादा स्कोर कर लिए होते। 120-22 के ऊपर, 112-13 या 120-22 के ऊपर ही आउट हो गई थी, इससे ज्यादा नहीं किया था। उसके बाद 2021 T20 वर्ल्ड कप पे आ जाओ, काश हसन अली ने वो कैच ना छोड़ा था। T20 वर्ल्ड कप 2022 पे आ जाओ, काश जिम्बाब्वे से ना आ रहे होते, काश शहीन शाह अफरीदी इंजर्ड ना हुआ होता, काश विराट कोहली हारिस को वो 2 छक्के ना मारता। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप पे आ जाओ, काश अंपायर वो केशव महाराज का एलबीडब्ल्यू आउट दे देता। 2024 T20 वर्ल्ड कप पे आ जाओ, काश पाकिस्तान इंडिया से ना हारा होता, काश पाकिस्तान यूएसए से ना हारा होता। फिर उसके बाद आ जाओ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पे, काश फखर जमान इंजर्ड ना हुआ होता, काश बाबर आजम तेज खेल लिया होता, काश बाबर आजम का किसी ने साथ दे दिया होता, काश बांग्लादेश के साथ जो है मैच में वाले दिन बारिश ना होती। उसके बाद आगे आ जाओ 2025 एशिया कप, काश हारिस रऊफ फाइनल के अंदर इस तरह के गंदे आवर ना करता। फिर अब इधर आ जाओ, यहां पे भी जो है ना वो काश लगने वाले हैं। काश पाकिस्तान के कप्तान अच्छी कप्तानी कर लेते, काश पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अच्छी बन जाती, क्योंकि अभी तक जो है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ही अच्छी नहीं बन पाई। खैर पाकिस्तान का जो है वो कुछ सिनेरियो बन रहा है, वो कुछ इस तरह से है कि न्यूजीलैंड जो है, श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड से जीत जाए, उसके बाद जो है वो इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड से जीत जाए, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को हरा दे, तो इस तरह जो है पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है। यानी मतलब दुआओं के आसरे पे आना है ना यार। कैलकुलेटर खोल लो, कैलकुलेटर सारे अपने, कि इस तरह से जो है वो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। इसके अलावा तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान कोई मैच जीतेगा। तो बस फिर मिलते हैं आपसे शाम को न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच के बाद, और देखते हैं कि वो मैच कौन जीतता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।